कि मैं वर्दी का रागी हूँ, मैं वर्दी राग सुनाता हूँ, वर्दी के नीचे सीने में जो धधकी आग दिखाता हूँ। माटी है राणा सांगा वीर शिवाजी और प्रताप की थाती है कि गांडी वाले अर्जुन है, हम राम कृष्ण के वंशज हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो मैम हैं, उनसे आपका मुलाकात सर कैसे हुआ, कब हुआ? कि भी झगड़ा तो होता ही है, तो मेरे को लगता है आप लोग के बीच भी होता ही होगा, थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत। झगड़ा कम ही होता है क्योंकि मैं डरता हूँ ना। सर एसएसपी हो के आप भी हाँ डरते हैं हाँ, सर? डरता हूँ इसलिए। दोस्तों आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जसपुर एसएसपी शशि मोहन सर हैं। शशि मोहन सर से जानेंगे आज सर के पूरा जीवनी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में। बाकी आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आप देख चुके होंगे स्पेशल खास टाइम में कुछ खास मुद्दे पे चर्चा करते हुए। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी जी सबसे पहले तो बधाई हो सर, आपका एसपी से एसएसपी बन गए। जी, थैंक यू आपको और आपकी पूरी टीम को ही मेरी तरफ से धन्यवाद है। जी तो सर हम लोग को बहुत जानने की इच्छा है कि हमारे जसपुर एसपी सर बचपन में कैसे थे और कैसे पढ़ाई लिखाई किए, इसके बारे में जी शॉर्ट में। देखिए हमारी फैमिली भिलाई में रहती है, तो बचपन में मेरी स्कूल की जो शुरुआत हुई वो भिलाई से हुई। मैं क्लास 1 में भिलाई से पढ़ा था। उसके बाद चूँकि मेरे दादाजी रहते थे बिहार में, बक्सर में, तो उनका तबीयत ख़राब हुआ तो फिर हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, उनके साथ रहे। तो मैं 9th क्लास तक वहाँ पढ़ा, बक्सर में वहाँ पढ़ा, और उसके बाद फिर मैं भिलाई आ गया। तो 9th के बाद की मेरी जो पूरी पढ़ाई है वो भिलाई की है। मैंने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया कल्याण कॉलेज से, और 1 साल कॉलेज में पढ़ाया मैं। उसके बाद एमपीपीएससी के थ्रू हमारा डीएसपी पे चयन हुआ, और चूँकि उस समय मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश में हमारी पहली पोस्टिंग होशंगाबाद में हुई, इटारसी एसटीओपी रहा मैं, फिर भोपाल में मेरी पोस्टिंग रही, और उसके बाद हमारा स्टेट अलग हो गया। तो स्टेट अलग होने के बाद मैं यहाँ पे आ गया छत्तीसगढ़, और यहाँ मैं शुरुआत नक्सली एरिया से, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस में होती है, हमारी वहाँ भानु प्रतापपुर की यहाँ एसटीओपी रहा मैं, और फिर मैं रायपुर आया। तो रायपुर में लगातार मेरी 3 बार पोस्टिंग हुई, 2 बार सीएसपी रहा, 1 बार एडिशनल एसपी रहा, फिर कवर्धा एडिशनल एसपी, नारायणपुर एडिशनल एसपी, राजनांदगांव और दुर्ग भिलाई एडिशनल एसपी। इस तरीके से फिर 2018 में मुझे आईपीएस अवार्ड हुआ, और 2012 बैच की सीनियरिटी मिली। फिर मैं चंदखुरी पुलिस एकेडमी में भी एएसपी का दायित्व संभाला, और बटालियन उसके बाद मैं बस्तर के 2 बटालियन दंतेवाड़ा और जगदलपुर, दोनों बटालियन का कमांडेंट रहा। फिर मैं रायगढ़ के बटालियन का भी कमांडेंट रहा, साथ ही साथ में जगदलपुर और रायगढ़ के एक साथ मैंने वहाँ कमान संभाली थी। और फिर अभी मैं इस वक्त यहाँ पर जशपुर ज़िले में लास्ट ईयर 8 फरवरी को मैं यहाँ पे एज एएसपी ज्वाइन किया, और यहीं रहते रहते मेरा प्रमोशन हुआ। अभी मैं एसएसपी के पद पे कार्यरत हूँ। जी तो ये एक चीज़ बताइए सर, सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई थी? अभी प्रमोशन हुआ तब कि सबसे फर्स्ट टाइम जब नौकरी लगा था आपका उस टाइम? बट ऑब्वियस जब नौकरी लगी थी तभी ज़्यादा खुशी हुई थी। प्रमोशन तो एक सतत प्रक्रिया है। जब हम लोग विभाग में रहते हैं तो वो टाइम पे प्रमोशन होते रहता है। प्रमोशन की अपनी एक खुशी निश्चित रूप से होती है, लेकिन जैसा आपका सवाल है कि सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई थी, तो बट ऑब्वियस है कि उसी समय हुई थी जब बेरोजगार से रोजगार मिला था ना। तो और वो भी ड्रीम पोस्ट पे, मैं डीएसपी ही बनना चाहता था और वही बना था, तो निश्चित रूप से उस समय ज़्यादा खुशी हुई थी। जी आप फिल्म में भी काम किए सर, उनका एक्सपीरियंस बताइए कैसे है रहा, और ये रियल अभी पुलिस में है उसका एक्सपीरियंस। फिल्म में काम करना तो वो मेरी हॉबी कह सकते हैं, पैशन कह सकते हैं। तो एक्टिंग बचपन से करता था, स्कूल कॉलेज में थिएटर भी किया मैंने, इप्टा से भी जुड़ा रहा जब भिलाई में हम रहते थे। तो वो अंदर से कहीं एक्टिंग का कीड़ा था। अब नौकरी में रहते रहते भी वो जो एक बार एक्टिंग का कीड़ा काट लेता है तो जीवन भर के लिए रहता है। तो नौकरी लगने से पहले एक्टिंग करते थे हाँ, सर के? नौकरी लगने के पहले ही हम थिएटर करते थे। अच्छा। तो वो था ही, लेकिन कभी मन में किसी कोने में रहता ही है कि कभी मौका मिला तो बिग स्क्रीन को शेयर करेंगे। मैं जब भिलाया रायपुर में मेरी पोस्टिंग थी, उसी समय हमारे एक मित्र हैं अलक राय, वो एज ए प्रोड्यूसर फिल्म बना रहे थे, और प्रेमचंद्राकर जी जाने माने निर्देशक, मया दे दे मयारू फिल्म को, तो उसमें मेरी कास्टिंग कंटी ठेठवार के रूप में हुई। एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर था, तो उस हीरोइक कैरेक्टर में मैं काम किया। तो शुरू में लोगों को लगा कि ये तो पुलिस वाले हैं तो इसलिए शायद रोल मिल गया होगा। अच्छा। बट जब उस कैरेक्टर को लोगों ने पर्दे पे देखा तो लोगों को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये तो एक्टर है। हाँ। तो उसके बाद मैं लगातार बैक टू बैक 8 फिल्मों में एज ए हीरो काम किया।
मैं छत्तीसगढ़ी मुंबई पिक्चर में सर? 4 भोजपुरी, फिर मैं 4 छत्तीसगढ़ी, और फिर मैं मुंबई चला गया। वहाँ पे मैं भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं दिनेश लाल निरहुआ जी, उनके साथ भी खेसारी लाल, विनय आनंद, इनके साथ भी लीड रोल में सेकंड लीड मैंने किया। तो 2 साल मैं लीव पे था। मैंने एक्टिंग करने के लिए शासन से प्रॉपर अनुमति ली थी, और अनुमति लेके मैं 2 साल के लिए छुट्टी पे चला गया था, और मैंने 8 फिल्मों में काम किया। जी जी जी। आपका कोई खास मित्र सर जिसको शेयर करना चाहेंगे, कोई यूनिक टाइप से था बहुत, मतलब इस टाइप से कोई मित्र बचपन से लेकर अभी तक? तो उसमें मित्र तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन एक खास मित्र है मेरा, उमेश गिरी। अच्छा, मैं उसके बारे में आपको शेयर करना चाहूँगा। कौन से फील्ड में है सर वो? वो भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं, अच्छा, और वो मेरे बचपन से मेरे साथ में है, और वो इतना भोला भाला इंसान है, इतना अच्छा इंसान है कि मैं उसके साथ जब भी मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर का कोई जो भी पद प्रतिष्ठा, मेरी पहचान, मेरी उपलब्धि, ये सब नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। उसके साथ मैं विशुद्ध रूप से शशि मोहन बन के मिलता हूँ, और वो उमेश बन के मिलता है, और हम दोनों दोस्त, हमारी दोस्ती बचपन से लेकर अभी तक वैसी ही है, उतनी ही निर्मल, उतनी ही पवित्र, उतनी ही एक दूसरे के लिए, और जहाँ पे कोई भी स्वार्थ नहीं है। मैं इतना विश्वास करता हूँ उसके ऊपर, और वो इतना ही विश्वास करता है मेरे ऊपर, और हमारी दोस्ती के लिए अगर बात करें तो निश्चित रूप से एक मिसाल है वो। जी। और आप अपराधी को किस टाइप से देखते हैं सर? जैसे कि मान लो एक चेहरा बहुत अच्छा रहता है और एक चेहरा अचानक आपराधिक रूप में उजागर हो जाता है, तो उसके बारे में कैसे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, चूँकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, और ये हमारा प्रोफेशनल काम है कि हम अपराधियों को डील करें, अपराध के नियंत्रण पे काम करें, और अगर अपराध घटित हो जाए तो उस अपराध घटित होने के बाद हम लोग उस केस को सुलझाएं, अपराध कायम करें, इन्वेस्टिगेशन करें, चालान की प्रक्रिया करें, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाएं। तो ये हमारा प्रोफेशनल काम है। लेकिन चूँकि मैं एक कलाकार भी हूँ, एक कवि भी हूँ, तो एक संवेदनशीलता के साथ जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगता है कि अगर कोई अपराधी है तो वो ठीक है कि वो अपराध किया तो उसको सज़ा दिलाना हमारा काम है, लेकिन उस अपराधी के अपराधी बनने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी शिक्षा व्यवस्था, ये सब जिम्मेदार होते हैं। तो थोड़ी सी इस बात को लेके मुझे निश्चित रूप से रहती है कि जो अपराधी बन रहे हैं लोग, उसके पीछे के कारणों पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कभी अपराधियों से, मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं होती। मैं जानता हूँ कि ये इंसान, इसकी परिस्थितियाँ ऐसी थी, इसकी परवरिश ऐसी थी, तो इन परिस्थितियों में अपराध कर रहा है, लेकिन ये संपूर्ण रूप से दोषी नहीं है। कहीं ना कहीं समाज, परिवार सब दोषी हैं। लेकिन हाँ, ये भी तय बात है कि इसी समाज में, उन्हीं परिस्थितियों में रह के लोग अपराधी नहीं भी बनते हैं। तो फिर जब इस एंगल से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अपराधी जो बन रहा है उसको इस बात की छूट नहीं दी जा सकती। तो ये बड़ा ही एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत द्वंद्व रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, परिस्थितियाँ क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक अंदर चिंतन मनन चलते रहता है। लेकिन प्रोफेशनल अगर हम काम की बात करें तो जो हमारा काम है, अगर किसी ने अपराध किया तो अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाना, सज़ा दिलाना, न्याय की प्रक्रिया के तहत, तो पीड़ित को न्याय दिलाना, ये हमारा काम है। तो हम इस तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को देखते हैं। जी। अभी तक कोई बहुत डिफरेंट टाइप का केस आया सर, जो बहुत बाद में गुत्थी सुलझी हो, इस टाइप से कोई केस? बहुत सारे केसेस ऐसे रहते हैं कि बहुत समय लगता है, और समय लगने के बाद वो केस सुलझता है। जब रायपुर में मैं CSP था तब एक बहुत हाई प्रोफाइल केस हुआ था, गणेश पोद्दार की हत्या हुई थी, और उसमें हाई प्रोफाइल केस था। बहुत पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की सारी जितनी ताकत थी हम लोगों ने झोंक दी थी। उस समय एडिशनल SP क्राइम अजाशत्रु बहादुर सिंह साहब थे, और मैं CSP था। तो पूरी टीम लगी हुई थी, और अंततः 8 महीने बाद जाके वो केस सुलझा था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो कई समय पे सुलझ जाते हैं, कई बहुत टाइम लगता है। जी। अभी तो देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में लगभग गौ तस्करों की लगभग लगाम लगी है, लेकिन भी पूरी तरह से लगाम लग गई है ये कहना मुश्किल है। तो किस टाइप से काम कर रहे हैं उसके बारे में बताइए।
देखिए, जशपुर पुलिस जैसा आपको पता है कि ऑपरेशन शंखनाद हम लोग चला रहे हैं, और 109 आरोपियों को, ये लास्ट ईयर 31 दिसंबर तक का डेटा बता रहा हूँ आपको, कि 31 दिसंबर तक 109 आरोपियों को हम लोग जेल भेज चुके हैं। और सात एक साल के अंदर सर? 1 साल के अंदर 109 पशु तस्करी में अच्छा। 109 आरोपियों को जेल भेजे हैं, 709 गौवंशों को इनके संरक्षण से छुड़ाए हैं। 35 गाड़ियाँ, जिसमें ट्रक भी है, पिकअप भी है, कार भी है, हमने जब्त किया है। 16 गाड़ियों को राजसात भी करा दिया है। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो सड़क मार्ग से जो ये परिवहन करते थे उस पर काफ़ी अंकुश लगा है, और वो बहुत ही पुलिस के लिए चैलेंजिंग भी था। आपने कई वीडियो देखे होंगे, जब हम लोग उनकी गाड़ियाँ चलती है तो उसको टायर को पंचर करते थे। एक गाड़ी में चलती आग भी लग गई थी, और ये कई बार पुलिस पे गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक सिपाही के ऊपर गाड़ी चढ़ा भी दिए थे। तो पुलिस अपनी जान पे खेल के इन लोगों को पकड़ी। तो अभी उस पे तो हम कह सकते हैं कि कुछ लगभग लगभग पूरी तरीके से तो हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन लगभग उस पर नियंत्रण है। अब ये लोग एक नई तकनीक अपनाए हैं कि पैदल लेके जा रहे हैं। तो अभी पिछले 2 महीने 3 महीने से आप देख रहे होंगे कि हम इसमें पकड़ने लगे हैं, कि जो पैदल 2-2 4-4 की संख्या में इकट्ठा करते हैं, ले जाते हैं। तो इस पे भी हमने मुखबिरी तंत्र को डेवलप किया है सॉरी। और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी हमारा अभियान जारी है। जी। और अपराध की नज़र से देखा जाए तो जसपुर किस टाइप से सर? बाकी बहुत जगह में काम किए होंगे आप, जसपुर को किस टाइप से? देखिए, जसपुर तो बहुत ही प्यारा है। पहले तो इसकी नेचुरल ब्यूटी अद्भुत, वाव वाली फीलिंग्स आती है। जी। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सहज सरल, प्रकृति के साथ आनंद लेने वाले। तो जशपुर के में तो ऐसा वैसा कुछ क्राइम नहीं है, जैसा कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव में हम रहे तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के क्राइम था। या बस्तर की पोस्टिंग रही तो वहाँ नक्सलवाद की समस्या थी। तो वहाँ यहाँ पर फिलहाल नक्सलवाद की समस्या पहले कभी थी, अभी तो फिलहाल वो भी नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, जो दुखद है, वो ये है कि आ, पारिवारिक विवाद में हत्या हो जाती है, और ये संख्या बहुत बड़ी है। लास्ट ईयर 57 लोग यहाँ मर्डर हुआ, और उस मर्डर के पीछे में जाएंगे तो कोई सोची समझी साजिश सुनियोजित तरीका ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें मैक्सिमम मर्डर ऐसे थे जो परिवार के लोगों ने मर्डर कर दिया। अब जैसे आज ही ले लीजिए, आज ही एक पति ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। 4 दिन पहले एक बेटे ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। क्यों? खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया। और जितने मर्डर हुए हैं, सब मर्डर के पीछे आपको एक ही कारण दिखेगा, और वो कारण है नशा। शराब के नशे में वो व्यक्ति तो एकदम सहज है, सरल है, लेकिन जब नशा उसके ऊपर चढ़ जाता है तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, और वहाँ जो भी मिलता है, कुल्हाड़ी मिल गया, लकड़ी मिल गया, डंडा मिल गया, लाठी मिल गया, उससे प्रहार कर देता है, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत दुखद है। यहाँ पर बहुत दुख होता है मुझे। और नशा जो, इस पे काम करने की ज़रूरत है। मैं जनप्रतिनिधियों से भी बात करता हूँ, यहाँ पे जो NGOs हैं उनसे भी बात करता हूँ कि आप लोगों को प्रेरित करो। आप रोड एक्सीडेंट देखिए कितने ज़्यादा है यहाँ पे। पिछले साल 343 लोग सड़क पे मर गए, और उस 343 में आधी संख्या ऐसी है जो नशे की हालत में ड्राइविंग हो रही थी। कुछ लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते, कुछ हेलमेट नहीं लगाते। तो उस पर भी इस साल हम लोग फोकस किए हुए हैं, काम कर रहे हैं। तीसरा एक और यहाँ पे एक अपराध का प्रकार है कि हमारे यंग बच्चे जो भी बालिग नहीं हुए हैं, वो बच्चे ये प्रेम प्रसंग के चलते यहाँ से भाग जाते हैं, लड़का लड़की। अब उनको कानून की जानकारी नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जागरूकता फैलाने का। आपके चैनल के माध्यम से भी यंग बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप लोग जो प्रेम करते हैं, प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उम्र का ख्याल रखिए। 18 साल से पहले लड़की और 21 साल से पहले लड़के की शादी नहीं हो सकती, और आप लोग चले जाते हैं यहाँ से। फिर पुलिस की बहुत बड़ी एनर्जी, आपको भी बताओ, इस वक्त हमारी एक टीम गोवा में है पुलिस की, और एक टीम हैदराबाद में। अभी एक बच्चे को, अभी हम लोगों ने एक लड़की और एक लड़के को वहाँ पर हैदराबाद से बरामद किए हैं। एक गोवा में हमारी टीम काम करे, पिछले दिनों दिल्ली से लेके आए। तो पुलिस की एनर्जी उसमें जाती है, और अपराध कायम हो जाता है। क्योंकि जो अभी कानून है कि 18 साल से कम की लड़की है, अगर उसको कोई भगा के ले जाता है तो भी, भले प्रेम प्रसंग है, तो भी उसमें अपराध कायम करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम बच्चों को लाते हैं, उनको जेल भेजना पड़ता है, तो बहुत दुखद लगता है कि ये बच्चा कानून नहीं जानता था, ये बच्ची कानून नहीं जानती थी, इसलिए कम उम्र में भाग गए, वहाँ जाके साथ रह रहे। जब आते हैं तो उन्हें कानून की प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। हम लोग मजबूर हैं ये जानते हुए भी, फिर भी हमको काम करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जागरूकता रहेगी बच्चों के अंदर कि 18 साल से कम की लड़की की सहमति भी कोई मायने नहीं रखती।
तो आवश्यकता है कि लोगों को हम इस मामले में जागरूक करें। जी धन्यवाद सर। बाकी अभी ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, तो अभी शांति व्यवस्था बनाए रखना है यहाँ पे, तो कोई चैलेंज नज़र आता है कि? देखिए, कोई भी जिला होता है तो वहाँ पर पुलिस के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखना अपने आप में एक चैलेंज तो होता ही है। और जैसा आप स्वयं कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, तो चुनौती उस हिसाब से निश्चित रूप से हम लोग के सामने रहती है। कोशिश करते हैं कि यहाँ की छोटी बात भी एक अलग पर्सपेक्टिव में जाती है, तो पुलिस की एक कोशिश रहती है कि जितने भी संगठन हैं यहाँ पे, जितने समुदाय हैं, समाज हैं, उन सब के साथ हम लोग लगातार सतत संपर्क में रहते हैं। यहाँ पे बैठक करते हैं, बातें करते हैं, संवाद की स्थिति निर्मित करते हैं, और अगर कोई विवाद हो भी जाता है तो कोशिश किया जाता है कि उसका हल शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए। जी, और एक फेमस डायलॉग है सर, चोर उचक के बदमाश के पास जितना कम पैसा हो उतनी समाज में शांति रहेगी, कि कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अब पैसा की तो बात इसमें नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ। अच्छा। लेकिन ये कहना है कि चोर उचक्का बदमाश ये जो लोग हैं, क्राइम से अगर पैसा कमाते हैं तो वो गलत है, और उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ता है। तो उन्हीं के क्यों, किसी के पास भी अगर पैसा आ रहा है तो वो पैसा उसकी मेहनत की कमाई का होना चाहिए, तभी समाज में व्यवस्था बनी रहती है। जी सर, आप फिल्म लाइन में थे तो आपको गाना वगैरह भी आता होगा, कविता, और क्या बोलते हैं, इस टाइप से कविता सुनाइए हमारे दर्शकों को। मैंने सुना है कि स्टेज में देशभक्ति से ओतप्रोत एक कविता था, उसको सुनाए थे। कविता हम सुनाते हैं जी। लेकिन चूंकि आज आप यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे ऑफिस में हैं, जी, तो उसके लिए स्पेशल घर जाएंगे सर, कि यहीं पे हाँ, घर में, तो गाना वगैरह घर में सुनेंगे। जी दोस्तों, अभी हम लोग सर के घर में हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे, और उनका प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद हम लोग घर आ गए हैं। हमारे साथ आकांक्षा मैडम जी है। आकांक्षा मैडम के कुछ सवाल हैं। जी आकांक्षा, क्या पूछना चाहेंगी सर से? सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो मैम हैं, उनसे आपका मुलाकात सर कैसे हुआ, कब हुआ, बताइए। देखिए, मैं MPPSC के थ्रू DSP के पद पे सेलेक्ट हुआ था, तो उसमें हमारा इंटरव्यू छपा था जी। किसी मैगजीन में, तो उसमें एड्रेस भी था। तो इनके पिताजी पढ़े होंगे, तो उसको पढ़ के वो हमारे पास आए थे, और अरेंज मैरिज थी हमारी, शादी तय हुई, बट हमारी शादी 1 साल बाद हुई थी भोपाल में। तो उस बीच में 1 साल का समय था, हम लोग तब ये मोबाइल तो आया नहीं था, तब टेलीफोन पे हम लोग बातें करते थे और एक दूसरे को काफ़ी समझे इस बीच में। तो इस तरीके से हमारी शादी, कह सकते हैं आपकी, नौकरी लगने के बाद जो इंटरव्यू छपा उसके थ्रू ही हम लोग की मुलाकात हुई। जी जी, तो फर्स्ट टाइम ही देखे थे सर, और कहीं देखे थे भाभी के अलावा? नहीं, मैं तो उनको फर्स्ट टाइम रायपुर रेलवे स्टेशन पे देखा था। इनकी अच्छा। फैमिली जगदलपुर से, इनके पापा का ट्रांसफ़र भोपाल हो गया था, तो ये लोग शिफ्ट हो रहे वहाँ, तो वो इन लोगों ने बताया था, वहीं पे हम लोग मिले थे, वहाँ बुलवाए थे, तो रायपुर रेलवे स्टेशन पे ही पहली बार मिला था। जी जी। और सर जैसे मतलब सारे मियाँ बीवी के बीच झगड़ा तो होता ही है, तो मेरे को लगता है आप लोग के बीच भी होता ही होगा थोड़ा बहुत। झगड़ा कम ही होता है, क्योंकि मैं डरता हूँ ना। सर SSP हो, क्या आप भी डरते हैं हाँ, सर? डरता हूँ, इसलिए डरता हूँ कि मैं कानून जानता हूँ। जी। और मैं सबको कहना चाहता हूँ कि अपनी बीवी से लड़ो मत, डरो। बट अपार्ट फ्रॉम जोक, ये बेसिकली मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पति और पत्नी का रिश्ता इतना मधुर होता है, इसमें जीत हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और प्रेम विश्वास का रिश्ता है। और जो लोग अपनी पत्नी को बराबरी का हक नहीं देते हैं, उनके लिए मैसेज है कि नारी सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार संसद से बहुत सारी कानून बनाई है, और कोई भी पति अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए कि वो पुरुष है उसे प्रताड़ित करता है तो उसे डरना चाहिए। इसलिए मैं सभी मंच से कहता हूँ कि मैं अपनी बीवी से डरता हूँ, और इसलिए कहता हूँ कि मैं कानून जानता हूँ। अगर कोई भी अपनी पत्नी को इसलिए प्रताड़ित करेगा कि वो पुरुष है, तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पत्नी इतनी समझदार है, और हमारे बीच में, अगर मेरी ताकत है, वो मेरी शक्ति है, और शक्ति है बोला मैंने, शक्ति से डर लगता ही है ना। बट मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं
बाहर की दुनिया में, आप मेरे साथ अभी पिछले 1 घंटे से हैं, आप देख रहे हैं ना हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होती है। तो मैं अगर लोगों के बीच में ये सेवा का काम कर पा रहा हूँ तो इसके पीछे मेरी पत्नी की ताकत है कि वो मुझे घर परिवार की जिम्मेदारियों से, मतलब मैं कहीं दौरे पे जाता हूँ तो मैं बस गाड़ी में बैठ जाता हूँ, मेरे सूटकेस में क्या सामान रखा जाएगा, मैं कौन से कपड़े पहनूंगा, मेरे सेविंग का किट रखा है कि नहीं, मेरी दवाइयाँ कौन सी रखी है, वो फ़ोन करके दवाई बताते हैं कितने बजे आपको दवाई भी खानी है। तो मुझे लगता है कि वो मुझे इस सेवा में उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं जानता नहीं मेरे घर में क्या राशन आता है, कैसे, ये घर पूरी वही चलाती है। बेटे को क्लास 12 तक वही पढ़ाते रही, मुझे पता ही नहीं चलता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरी जो कुछ भी बाहर की दुनिया में जो सेवा दे पा रहा हूँ, इसलिए कि इधर की दुनिया से पूरी तरह से निश्चिंत होता हूँ। इस मामले में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जी। और अच्छा, तो मतलब किसी को अगर बोलना हो सॉरी, तो पहले कौन बोलता है सॉरी? मैं आप ही बोलते हैं। मैं ही बोलता हूँ, हाँ। जी, जी, जी। जी, और आपके लड़के हैं सर, अभी कौन सा क्लास में सर? मेरा बेटा है, उसने बीए करने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट देगा। एक ही बेटा है मेरा। उनको भी पुलिस ऑफिसर बनाना है। आप कभी पूछे हैं मतलब क्या बनना चाहते नहीं, हैं? बातें तो होते रहती है और मतलब मेरी चॉइस नहीं है, ये उसकी खुद की चॉइस है कि मैं पुलिस ऑफिसर ही बनना चाहता हूँ। अब वो बचपन से मुझे देखा होगा, शायद वो मुझे विजुलाइज करता होगा तो इस तरीके से, बट वो उसकी चॉइस है, मैंने कभी अपनी तरफ से उसे दबा नहीं नहीं डाले कि ये बनना कहा। है। नहीं, कुछ नहीं, हम तो मतलब मेरा बस चले तो मैं बनने ना दूं, लेकिन वो उसकी इच्छा है तो मैं उसकी इच्छा के विपरीत भी नहीं हूँ। हर आदमी को अपने चॉइस के हिसाब से काम करना चाहिए, तो वो उसकी चॉइस है। जी। जी, और कुछ सवाल? नहीं। जी, तो सर हम लोग वहाँ पे प्रॉमिस किए थे कि आप कविता सुनाएंगे, आप देशभक्त से ओत-प्रोत। मैं भी सुना हूँ कई बार स्टेज में आप कविता सुनाते हुए। जी, निश्चित रूप से मैं देशभक्ति की कविताएं पढ़ता हूँ और प्रेम की कविताएं भी लिखता हूँ। मेरी 2 किताब भी प्रकाशित हुई है, बट अभी चूँकि पुलिस के यूनिफॉर्म में भी हूँ और आपको मैं एक पुलिस से संबंधित कविता सुना देता हूँ। खुद की लिखी हुई सर? हाँ, मेरी खुद की जी, लिखी कविता है। कविता जो हमेशा आप स्टेज में भी सुनाया करते हैं, वो वाली कविता सर। वो कविता जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, हमारे देश की आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर घुस के और वहाँ पर आतंकवादियों के कैंप पे अटैक किया था। अच्छा। उसके पहले उन्होंने उरी और पठानकोट में अटैक किया था, तो उसका बदला लेने के लिए भारत की सेना अंदर घुस गई थी। तब ये कविता मैं लिखा था। जी, जी। और कि अब की बार जो भड़के तो लाहौर कराची जाएंगे, मीनारों पे चढ़ के वंदे वंदे मातरम गाएंगे, कि चंद्रगुप्त चाणक्य की धरती पृथ्वीराज की माटी है, राणा सांगा वीर शिवाजी और प्रताप की थाती है, कि गांडी वाले अर्जुन हैं, हम राम कृष्ण के वंशज हैं, शांति दूत हम समरसता के, विषम समय विध्वंसक हैं, अरे मुरली की अब तान थमी, शिव का तांडव दिखलाएंगे, और अब की बार जो भड़के तो लाहौर कराची जाएंगे, मीनारों पे चढ़ के वंदे मातरम गाएंगे। क्या बात है सर। ये तो पूरा जोश भरने वाली कविता है सर पूरे। थैंक यू। जी। जी, जिसको लड़ाई करने नहीं आता वो भी लड़ाई करने चला चालू जाएगा कर देगा, एकदम जोश भर देगा मतलब कविता। देश के लिए। जी, बिल्कुल, थैंक यू। जी। बट मैं आपको पुलिस से संबंधित एक कविता है वो सुनाना चाहूँगा। जी। कि ये कविता भी तब लिखी गई थी जब, याद करिए, जब कसाब को जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, और कसाब को हमारे एक अमर शहीद तुकाराम आमले जो पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने उसको जिंदा पकड़ा था, कसाब को ना? कसाब को। हाँ, ये जो AK-47 पकड़ा था फिर भी जिंदा। तो उस समय एक कविता लिखा था और वो आखिरी में वो बात आती है। बट पुलिस के प्रति, पुलिस की नौकरी करता हूँ तो लोगों की जो सोच होती है उसके लिए मैं एक कविता लिखा था कि मैं वर्दी का रागी हूँ, मैं वर्दी राग सुनाता हूँ, वर्दी के नीचे सीने में जो धधकी आग दिखाता हूँ, मैं वर्दी का रागी हूँ, मैं वर्दी राग सुनाता हूँ, कि जब अनाथ का साथ ये देती वर्दी फिर वरदान लगे, कि जब अनाथ का साथ ये देती वर्दी फिर वरदान लगे, जब दुष्टों का संहार करे वर्दी फिर भगवान लगे, जब चाक चौबंदी करती है तो रक्षक जैसी लगती है, जब करती नमन तिरंगे को वर्दी फिर सम्मान लगे, कि है गर्वीली वर्दी ये वर्दी का गौरव गाता हूँ, मैं वर्दी का रागी हूँ, मैं वर्दी राग सुनाता हूँ, कि जब गर्म रजाई तकिए पर तुम चैनो सुकून से सोते हो, तब सर्द ठिठुरती रातों में ये वर्दी पहरा देती है, जब AC कूलर पंखों में गर्मी का रोना रोते हो, तो कड़ी दोपहरी सड़कों पर ये लू के थपेड़े सहती है, अरे वर्दी है तो सिस्टम है, सिस्टम का कवच बताता हूँ, मैं वर्दी का रागी हूँ, मैं वर्दी राग सुनाता हूँ।
और आखिरी की 4 लाइन जिसमें तुकाराम आमले जी को शहादत को नमन करते हुए पंक्तियाँ लिखी गई थी कि वतन की खातिर वर्दी ने कितनी कुर्बानी दे डाली, कि वतन की खातिर वर्दी ने कितनी कुर्बानी दे डाली, जान हथेली पर लेकर अपनी जवानी दे डाली। याद करो संसद का हमला या आतंक से सहमी मुंबई को, दुश्मन को चटाया धूल वहाँ वर्दी की निशानी दे डाली। कि जब वर्दी लिपटे तिरंगे में तो वर्दी पे शीश झुकाता हूँ, मैं वर्दी का रागी हूँ, मैं वर्दी राग सुनाता हूँ, मैं वर्दी का रागी हूँ, मैं वर्दी राग सुनाता हूँ। जी बहुत अच्छा है सर, थैंक यू सर। ये किताब में लिखे हुए हैं सर आपके, हाँ, जो किताब प्रकाशित हुई है जी मेरी 2 कौन सी किताब है सर? वो किताब का एक नाम? किताब है अनगढ़ दुनिया गढ़े तराशें और दूसरी मेरी पुस्तक का नाम है कि लहरों के उस पार भी तुम हो। जी ये किताब कहाँ पे मिल जाएगा सर? मिल जाएगा, किताब दुकान में मिल जाएगा जी। मैं आपको गिफ्ट भी कर देता हूँ। जी मेरे को एक गिफ्ट चाहिए सर, जी, ये किताब जी, बहुत अच्छी जी। लगी सर। और एक सवाल था मेरा, अभी जसपुर वासी एक बहुत मतलब अलग सा बैरिकेड देखे थे जब आदिवासी आंदोलन हुआ था, उसके संबंध में बताइए। बहुत बंधक सब बन गया था पूरा जसपुर, अच्छा, शांति व्यवस्था को बनाने के रखने के लिए। जी 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 उसके संबंध में बताइए। अब यहाँ के लिए ज़रूर नई बात हो सकती है, लेकिन जब रायपुर में बड़े आंदोलन होते हैं तो इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। आपको मालूम होगा कि उस समय का माहौल बहुत तनावपूर्ण था और कलेक्ट्रेट के ऊपर ये बोला गया था कि कलेक्ट्रेट पे घेराव होगा और कुछ लोगों ने अप्रिय बातें भी कही थी कि यहाँ पर हम स्थिति को इस तरीके से निर्मित कर देंगे। तो पुलिस ऐसी चीज़ों के लिए अपनी व्यवस्था रखती है एहतियातन के तौर पे कि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। और कुछ दिन पहले ही आपने देखा बलौदा बाज़ार का भी उस घटना के कुछ दिन पहले बलौदा बाज़ार वाले भी घटना हुआ था। तो निश्चित रूप से उसकी पृष्ठभूमि में वो आंदोलन हो रहा था और कुछ लोगों ने इस तरह की बातें की भी थी। तो पुलिस ने अपनी तैयारी की थी और कानून व्यवस्था बनाना हमारी चुनौती होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है और हम लोग आकलन करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि किस सीमा तक हमें किस साधन संसाधन का प्रयोग करना है, आकलन करने के बाद हम लोग उस तरह की व्यवस्था करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपने ऐसा कदम उठाया। बाकी आकांक्षा जी क्या कुछ और सवाल हैं? सर जैसे अब बहुत किसी के बस का बात तो है नहीं कि इतने बड़े ऑफिसर बनना, तो आपको बहुत प्राउड फील तो होता ही है। मतलब आपको कैसा लगता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना दोस्त सब। आम आदमी के बनने की वस तो नहीं है सर, चाहते हैं लेकिन बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही आपको कैसा फील होता है? देखिए, इसमें फील होने वाली जहाँ तक बात है तो अब ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो इस बात में खुशी होती है या दुख होता है जब हम किसी के काम आते हैं। ऐसा लगता है कि कोई पीड़ित है हमारे पास आया और हम उसको न्याय दिला पाए, उसकी समस्या का समाधान किए, तो बहुत अच्छा फील होता है। मतलब नौकरी तो है, वेतन मिलता है काम करने के एवज में, घर परिवार चलता है, लेकिन जो संतुष्टि मिलती है अगर समाज के हित में कुछ काम किए या किसी व्यक्ति को उसकी पीड़ा को दूर किए, उसे न्याय दिलाए, तो जो संतुष्टि मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं है, तब बहुत प्राउड फील होता है। और जब हम असफल होते हैं, किसी को न्याय नहीं दिला पाते हैं किन्हीं कारणों से, बहुत सारी परिस्थितियां काम कर रही होती है, तो उस समय दुख होता है या ऐसा लगता है कि हम अपनी भूमिका में कहीं सफल तो नहीं हुए। तो ये जो फीलिंग्स है ना, ये बड़ी है कि कभी जब किसी के काम आ गए तो अच्छा फील होता है और किन्हीं कारण से नहीं आ पाए तो दुख भी फील होता है। जी 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 सर, थैंक यू। जी सर, लास्ट में और जसपुर वासियों को कुछ विशेष संदेश किस टाइप से रहना चाहिए जसपुर वासियों को? जसपुर वासियों को जो 1 साल हो जाएगा 8 फरवरी को मेरे आए हुए, जी मैं एक ही आप लोगों से, सभी बच्चों से, यंग लोगों से, घर परिवार के जो बच्चों के माता पिता हैं, सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप लोग स्वयं भी नशे से दूर रहें, अपने बच्चों को भी नशे से दूर रखें। ये देखिए, आपका एसएसपी जो है ना, अपने जीवन में कोई नशा नहीं करता है, कोई नशा नहीं करता है, नशा न करने का नशा है इसे। तो मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, आनंदित रहना है, तो नशे से दूर रहो। और आपका जीवन, जो रोड के एक्सीडेंट होते हैं, सबसे बड़ा कारण नशा है। और जितने अपराध होते हैं पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अपराध के पीछे आप जाओगे तो कहीं ना कहीं नशा होगा। तो बीइंग पुलिस ऑफिसर, मेरा आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले जितने भी दर्शक हैं, उनको ये आग्रह है जसपुर पुलिस की तरफ से कि कृपया आप नशे से दूर रहें, बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी और दोबारा बीच बीच में मिलते रहें सर, कुछ स्पेशल बाइट लेने के लिए आपका हमेशा स्वागत है, आते रहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना बिजी शेड्यूल रहने के बाद भी इतना लंबा टाइम दिए हमारे को। थैंक यू जी धन्यवाद।